गुड इवनिंग। बहुत खुश हो रहे हो आप तो क्लास में। हाँ चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रोबेबिलिटी। कहीं ये वर्ड सुना है आज तक? प्रोबेबिलिटी, संभावना, मतलब हाँ हाँ सही कह रही हो, हिंदी में संभावना। हाँ, जैसे बारिश की संभावना, हिंदी से आप ज्यादा कोरिलेट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोलो तो जैसे कोई भी इवेंट होने वाला है, कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी होने वाली है और उसके कई सारे आउटपुट्स हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे रिजल्ट्स हो सकते हैं। जैसे सपोज करो आप एक डाई को फेंकते हो, ठीक है, डाई रोल करते हो, तो अब उस डाई में कितने नंबर्स होते हैं? 6 नंबर्स होते हैं। तो अब आपको क्या मालूम होता है कि कौन सा नंबर आएगा? आप गेम खेल रहे हो तो आपको 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है और 6 भी मिल सकता है। तो 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं यहाँ पर, ठीक है। किसी के भी आने के चांसेस हैं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना कि 2 ही आएगा, या आपको 6 चाहिए तो 6 ही आएगा। शकुनी मामा तो है नहीं हम लोग, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है। आ रही है बात समझ में? तो जहां चांसेस अराइज होते हैं वहां पर वर्ड आता है प्रोबेबिलिटी। तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ एनी इवेंट टू अकर। कोई भी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करता है हमारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर। जैसे सपोज करो अभी बाहर मौसम अच्छा हो रहा है, प्लेजेंट सा मौसम है, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बारिश होगी या नहीं होगी, तो आपका क्या आंसर होगा? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब मैं ये बोलूं कि आप बताओ कि कितने % चांसेस हैं बारिश होगी, मतलब होने के चांसेस ज्यादा है या ना होने के चांसेस ज्यादा है? होने के ज्यादा है। तो ये तो डिपेंड करता है ना आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर। हो सकता है आप पिछले 4-5 दिन से देख रहे हैं कि ऐसे ही वेदर बनता है और फिर अचानक से धूप आ जाती है, तो आप बोल सकते हो कि भाई रोज ही ऐसा हो रहा है, बारिश होती नहीं है। तो चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है कि बारिश ना हो, ठीक है। लेकिन एकदम से ही क्लाउडी हो गया, एकदम से डार्क हो गया और आपको लग रहा है कि नहीं भाई अभी तो बारिश होनी ही होनी है, तो ये डिपेंड करता है आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस ऑब्जर्वेशन को आप कैसे अपने रिजल्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो ये होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसके बारे में हम सिर्फ अपने सराउंडिंग को देखते हैं और ऑब्जर्वेशंस दे देते हैं। 2 तरीके की प्रोबेबिलिटी होती है, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल, वो हम बाद में करेंगे। पहले प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कुछ एक वर्ड्स आते हैं हमारे पास, हम उन वर्ड्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिखो, डेफिनेशन लिखो सबसे पहले, प्रोबेबिलिटी। Probability is a quantitative measure of likelihood, LIKELIHOOD, likelihood of occurrence of any event। डेफिनेशंस एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक विजन क्लियर करने के लिए कि आपको पता होना चाहिए जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअली मतलब क्या होता है, ठीक। उसके बाद लिखिए एक्सपेरिमेंट, एक वर्ड आएगा आपके पास, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट या ट्रायल का मतलब होता है जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, ऐसा काम जिसके बहुत सारे आउटपुट्स हो सकते हैं, जैसे कि रोलिंग ऑफ अ डाई, हमने डाई को एक बार फेंका तो वो हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। जैसे कॉइन को टॉस करना, कॉइन को टॉस किया, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, एक से ज्यादा आउटकम्स फिजिबल है, तो वो क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। आगे बात समझ में? मैं वेइंग मशीन के ऊपर खड़ी हो जाऊं,
इज इट एन एक्सपेरिमेंट? वेइंग मशीन पर किसी का खड़े होना, इज इट एन एक्सपेरिमेंट? यस, हाँ बिल्कुल, कभी वेट कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है। मतलब आप एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर खड़े हो वेइंग मशीन पे, तो उस टाइम वेट कम या ज़्यादा कैसे हो सकता है? एक फिक्स वैल्यू आएगी ना। तो फिर जज करने के लिए थोड़ी कह रही हूँ आपको कि अंदाज़ा लगा लो। वेइंग मशीन पे खड़ा कर रहे हैं, तो वेइंग मशीन पे जब आपको खड़ा करेंगे तो एक पर्टिकुलर वेट मिलेगा ना, या अलग अलग चांसेस होंगे कि 10 किलो भी आ सकता है और 90 किलो भी आ सकता है। तो उसको आप एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक ऐसा ट्रायल या एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक से ज्यादा आउटकम्स पॉसिबल हैं और हर एक आउटकम के होने के चांसेस इक्वली रहे। मतलब आप ऐसा जज ना कर पाओ कि इसके होने के चांसेस ज्यादा हैं और इसके होने के चांसेस कम है। आगे बात समझ में? लिखिए, एन एक्टिविटी in which more than one outcomes are possible, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो इसका, रोलिंग ऑफ अ डाई, tossing of a coin, taking out a card from the deck of cards, taking out a card from a deck, DECK, फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड या पैक ऑफ कार्ड। एक पैक में कितने कार्ड्स होते हैं? 52। अब उन 52 कार्ड्स में से मान लो आपकी आंखों पे किसी ने पट्टी बांध दी और आपको बोले कि कोई एक कार्ड निकालो, तो आपको मालूम है आपके हाथ में कौन सा कार्ड आने वाला है? नहीं मालूम है। तो 52 में से कोई भी कार्ड आपके हाथ में आ सकता है। तो 52 आउटकम्स पॉसिबल हैं इस केस में, और हर एक के आने के चांसेस इक्वल है। आगे बात समझ में? आगे लिखिए, इवेंट इवेंट का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मैंने मान लो एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है। जब मैं कॉइन को टॉस करूंगी तो दो आउटकम्स पॉसिबल हैं, इधर आई विल गेट अ हेड और आई विल गेट अ टेल, ठीक है। तो हेड का मिलना एक इवेंट है, टेल का मिलना एक इवेंट है। आगे बात समझ में? अब कोई आपसे कहे कि भाई एक कॉइन लिया और उसको हमने टॉस किया, तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ जाएगा? मतलब कितना % चांस है या कितना चांस है कि आपके पास हेड आ जाए, या कितना चांस है आपके पास टेल आ जाए? तो इस बात को कैसे लिखते हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, जो भी कुछ पूछा जाता है उसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए कैपिटल P वर्ड यूज किया जाता है। फॉर्मूला मैं आपको अभी सिखाऊंगी इसका कि फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, ठीक है। इवेंट का मतलब क्या है कि किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में जितने आउटकम्स पॉसिबल हैं, इंडिविजुअली हर एक आउटकम को क्या बोला जाता है? एक इवेंट बोला जाता है। जैसे आपने डाई को रोल किया तो हमारे पास 6 आउटकम्स पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 इवेंट्स हैं, गेटिंग अ 1, गेटिंग अ 2, गेटिंग अ 3, गेटिंग अ 4, गेटिंग अ 5 एंड गेटिंग अ 6। आगे बात समझ में आ गया? लिखिए, इवेंट, all the outcomes that are possible in an event
in an event, in an experiment, all the outcomes that are possible in an experiment, comma, individually known as events. ठीक है? For example, when we toss a coin, getting ahead is one event. Getting ahead is one event, and getting a tail is second event. ठीक है? ठीक? प्रोबेबिलिटी स्केल, नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रोबेबिलिटी स्केल. प्रोबेबिलिटी स्केल का मतलब क्या होता है? देखो, हम यहां पर ना कुछ वर्ड्स यूज करेंगे, जैसे लेस लाइकली, इक्वली लाइकली, ठीक है, मोर लाइकली, इम्पॉसिबल, या फिर श्योर इवेंट. जो प्रोबेबिलिटी का स्केल होता है वो हमेशा कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके 1 तक होता है. ठीक है? प्रोबेबिलिटी स्केल देखो, प्रोबेबिलिटी स्केल always lie between 0 and 1. ठीक है? इस बात को ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है या 0 से ज्यादा हो सकती है. 0 से बड़ी, ग्रेटर का साइन, या 0 हो सकती है तो इसीलिए इक्वल टू का साइन, या फिर प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी हो सकती है या फिर 1 के इक्वल हो सकती है. आगे बात समझ में? जिस साइड ये मुंह खुला हुआ होता है, ये ब्रॉड पोर्शन होता है, इसका मतलब वो ग्रेटर का साइन है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की साइड पर ये ग्रेटर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, बट इट इज लेस देन एंड इक्वल टू 1. तो मतलब किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी जो है वो 0 हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती. मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ऊपर नहीं हो सकती. ठीक? 0 से लेके 1 के बीच में क्या 0.7 लाई करता है? 0.7 लाई करता है, तो 0.7 किसी चीज की प्रोबेबिलिटी हो सकती है. अगर मैं इसी प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, तो आपने पढ़ा था 8th क्लास में, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देते हैं? 100% से मल्टीप्लाई. तो 0.7 को अगर 100% से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितनी आएगी? 70%. समझ में आ रही है? तो प्रोबेबिलिटी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में करेंगे. अगर परसेंटेज की फॉर्म में बात करनी है तो उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा. यानी कि अगर मैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज की फॉर्म में बात करूं तो वो 0% से लेकर के कहां तक लाई करेगी? 100% के बीच में. 0% से नीचे नहीं हो सकती, 100% से ऊपर नहीं हो सकती. आगे बात समझ में? ये स्टेटमेंट 1 मार्क कर क्वेश्चंस में पूछी जाती है. ये वाली स्टेटमेंट, ये जो हमने लिखी है, 10th में भी 9th में भी, ध्यान रखिएगा इस बात. अब देखो, मैं कुछ इवेंट्स के नाम लिख रही हूं, ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए. प्रोबेबिलिटी स्केल पे अगर 0 प्रोबेबिलिटी है किसी भी चीज की, 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब कि चांस ही नहीं है. जैसे सपोज करो कि एक क्लास में गर्ल्स बैठी हुई हैं
और एक टीचर बाहर से आकर के शाउट करने लगे भैया एक लड़के को बाहर भेजो, एक लड़के को बाहर भेजो, तो हो सकता है क्या? गर्ल्स की क्लास में से उठ के कोई लड़का तो बाहर जा ही नहीं सकता। मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर सारी की सारी मैंने रेड टॉफीज भर रखी हैं, ठीक है। अब मुझे कोई बोले कि इसमें से ब्लू टॉफी निकालो, तो क्या ब्लू टॉफी उसमें से बाहर आ सकती है? नहीं आ सकती, अब उसमें है ही नहीं। आप लूडो खेल रहे हैं, आपने डाई को रोल किया, आपको 7 चाहिए, कैन यू गेट अ 7 इन 1 टर्न? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लूडो के डाई के ऊपर नंबर ही 1 से लेके 6 तक होते हैं। तो इसका मतलब ये सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिनके होने के चांसेस कम नहीं है, ही नहीं है, ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। समझ में आ रही है? तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में होती हैं जहां हम कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। तो आ गई बात समझ में? तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 0। और ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक, if the probability is 0 then the event is called as impossible event। अब अगर 0.5 हो प्रोबेबिलिटी, 0.5, अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो इसका मतलब ये क्या हो गई? 50% हो गई। 50% का मतलब क्या होता है? मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इक्वल चांसेस है भैया, ठीक है, इक्वल चांसेस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए आप एग्जाम देने बैठे हैं बोर्ड का, तो हो सकता है एग्जाम इजी भी आ जाए, हो सकता है एग्जाम टफ भी आ जाए, तो इक्वल चांसेस हैं। ऐसा तो नहीं है ना आप पहले से ही फिक्स है कि भैया मुश्किल ही आएगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो कोई भी चीज जिसमें आप श्योर है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और आप बिल्कुल ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि होने के चांसेस ज्यादा है या ना होने के चांसेस, ठीक है, तो ऐसे केसेस को क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली, ये हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी स्केल। इक्वली लाइकली इवेंट्स। आगे बात समझ में? अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए किसी भी चीज की, यानी कि 100%, तो ये तो क्या हो गया? श्योर इवेंट हो गया। मतलब आप 100% श्योर हैं कि ऐसा तो होना ही होना है। आगे बात समझ में? आप मान लीजिए लूडो खेल रहे हैं, मैं कहूं कि भाई एक नंबर ऐसा आना चाहिए आपका जो 6 से छोटा हो, तो आएगा ही आएगा, उसके ऊपर 6 से ऊपर तो नंबर ही नहीं होते हैं। आ रही है बात समझ में? तो श्योर इवेंट है। आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर सारी की सारी रेड टॉफीज हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें से एक रेड टॉफी निकालनी है, तो आप किसी भी टॉफी पे हाथ रखो, रेडी होगी वो, तो श्योर इवेंट है। उसमें से जो भी टॉफी बाहर निकलने वाली है वो क्या निकलने वाली है? रेडी निकलने वाली है। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट्स। ठीक, अब 0 से लेकर के 50% के बीच में अगर कोई चीज लाई कर रही है, जैसे सपोज करो 0.25, तो 25% हो गया। अब 25% 0 और इक्वली लाइकली के बीच में है, इसका मतलब उसके होने के चांसेस कम है। आगे बात समझ में? अगर वो 0 के ज्यादा क्लोज होगी तो इसका मतलब चांसेस और ज्यादा कम होंगे। जैसे 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 प्रोबेबिलिटी का स्केल इधर बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब चांसेस क्या होते चले जा रहे हैं? इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक वैल्यू ले लेते हैं 0.25, यानी कि 25%, तो इसका मतलब ये कैसा इवेंट है? लेस लाइकली इवेंट, मतलब इसके होने के चांसेस कम हैं। ठीक, अगर कोई इवेंट इसके बीच में लाई कर रहा है, मान लो 0.75 है प्रोबेबिलिटी, यानी कि 75% प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब उसके होने के चांसेस बढ़ गए। जैसे जैसे 100 के पास बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब चांसेस बहुत ज्यादा होते चले जाएंगे। अब जैसे सपोज करो बाहर एकदम से ही क्लाउड्स आ गए, बहुत क्लाउड्स आ गए, एकदम से डार्क हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बारिश होगी या नहीं होगी, तो क्या बोलोगे? दो ही आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। कोई ये बोल सकता है कि मैम हो सकता है अभी एकदम से हवा आए और सारे के सारे क्लाउड्स इधर उधर हो जाए,
और बारिश ना हो सकता है ना, ये साइंटिफिकली तो हो ही सकता है ये, लेकिन होने के चांसेस बहुत कम हैं। चांसेस ज्यादा किस चीज की हैं? एकदम से डार्क हो गया मैम अभी तो बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो ज्यादा चांसेस किस चीज के होंगे? बारिश होने के। तो वो इसका मतलब श्योर इवेंट के बहुत ज्यादा क्लोज है। आ रही है बात समझ में? तो ये जो आंसर्स है ना, ये टोटली आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। आगे बात समझ? ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हम अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन इनका जो यूज है ये आपकी खुद की समझ के ऊपर और आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, किसी का आंसर दूसरे के साथ हो सकता है ना भी मैच कर रहा हो। आगे बात समझ? नोट कर लिया? अब मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स पूछ रही हूँ, आप उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से सोचिएगा और फिर वो बताइएगा कि इनमें से कौन सी चीज उसके ऊपर सूट करती है, मतलब वो कौन से इवेंट में आप कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा आंसर आपको इस पे करना है, इक्वली लाइकली है या फिर इक्वली लाइकली नहीं है, ये आंसर देना है आपको। ठीक है, जो भी मैं आपको एक इवेंट बताऊंगी आप उस इवेंट के बारे में सोचिए अच्छे से और फिर मुझे बताइए क्या वो इवेंट इक्वली लाइकली है या फिर इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है, सपोज करिए कि हम एक क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, दो टीम्स हैं, मेरी टीम जो टॉस है वो जीतेगी या हारेगी? इक्वली लाइकली है, पक्का? जीत भी सकती है, नहीं भी जीत सकती है। ठीक है, एक एग्जाम पेपर है, एक टीचर उस एग्जाम पेपर को सॉल्व करके देख रही है, तो वो उसको पूरा सॉल्व कर लेगी या नहीं सॉल्व कर लेगी? इक्वली लाइकली। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया? इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए, दिमाग कुछ ना कुछ तो बोलता ही है। तो मोर लाइकली क्यों? मोर लाइकली क्यों? इक्वली लाइकली क्यों नहीं? अभी टीचर है, प्रोफेशनल है, तो ज्यादा चांसेस है कि वो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेगी। अगर यहीं पर हम एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे होते तो आप उसको इक्वली लाइकली कह सकते थे, एक स्टूडेंट की भी बात कर रहे होते तो भी आप उसको इक्वली लाइकली कह सकते थे, क्योंकि एक स्टूडेंट है, हो सकता है उसको आता भी हो सकता है उसको ना भी आता हो, बट एक टीचर प्रोफेशनल वर्ड यहाँ पर आ गया तो ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। एक आधा नहीं भी होगा वो कोई बात नहीं, बट है तो मोर लाइकली, इक्वली लाइकली में तो नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, अ ड्राइवर इज अटेम्प्टिंग टू स्टार्ट अ कार, कार विल स्टार्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट और नॉट? इक्वली लाइकली और नॉट? मोर इक्वली लाइकली कुछ नहीं होता, इक्वली लाइकली होगा। हाँ, वो अब मैंने आपसे कहा आपके लॉजिक पर है, मोर लाइकली, तो इक्वली लाइकली नहीं है, बिकॉज आई एम सेइंग ड्राइवर। अगर मैं वहां पे बोल देती ना दिव्या कपूर इज स्टार्टिंग, तो आप इम्पॉसिबल भी बोल सकते थे, वो स्टार्ट ही नहीं होती। समझ में आ रही है बात? तो ड्राइवर वर्ड आ गया ना, प्रोफेशनल है तो उसको मालूम है कि कैसे उसको स्टार्ट करना है। अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट होगा वो एक अलग चीज है कि वो उसको शायद स्टार्ट ना कर पाए, इवन देन व्हेन ड्राइवर इज अटेम्प्टिंग इट देन द चांसेस आर मोर लाइकली दैट ही विल स्टार्ट द कार इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आगे बात समझ में? ठीक है, अ बेबी इज अबाउट टू बॉर्न, विल ही बी अ बॉय और गर्ल? अब यहाँ पे इक्वली लाइकली है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपकी बुक में है, 9th में है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, बट हमने डिस्कस कर लिए, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी वाली एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, आपको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, समझ में आ गए तो आप इसको कर ही लेंगे, पेपर में पूछे नहीं जाएंगे। सर्टेन इसको बोलते हैं बेटा, श्योर इवेंट को सर्टेन बोलते हैं। सर्टेन मतलब होना ही होना है, इसी का सेकंड वर्ड है सर्टेन।
ठीक है। अब देखिए कोई इवेंट है, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं बारिश होना, तो उसका एक ऑपोजिट होगा बारिश का ना होना, ठीक है। जैसे सपोज करो कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या फिर हेड नहीं आएगा, टेल आएगा नहीं बात कर रहे हैं, या तो ये होगा या फिर ये नहीं होगा, दो ही चीजें होती है ना, या तो होना है या फिर नहीं होना है। तो ये जो दो तरीके के इवेंट्स होते हैं, जब हम एक तो पॉजिटिव बात कर रहे होते हैं और एक उसी का ही नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, मतलब इट विल हैपन एंड इट विल नॉट हैपन, तो उस इवेंट को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। किसी चीज का होना और किसी चीज का ना होना। समझ में आ रही है? आगे बात समझ में, इसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, ई के ऊपर एक बार लगा दिया जाता है। देखिए P ऑफ E मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को कहेंगे E नॉट। समझ में आ रही है? इसको E नॉट पढ़ा जाता है, किसी भी इवेंट का ना होना। कोई भी इवेंट का होना और ना होना, जब इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को आप प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको अभी करा रही हूँ, इस फॉर्मूला को नोट कर दीजिए। ठीक है, इस फॉर्मूला में इसका मतलब नोट कर लो। पीई का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है? P ऑफ E नॉट का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। ठीक है, इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ठीक, लिखो प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल डाल के लिख लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a fresh apple from the basket of apples is 0.8. What is the probability of getting a rotten apple? समझ में आ रही है बात? अब देखिए, फ्रेश एप्पल मिलेगा या फिर फ्रेश एप्पल नहीं मिलेगा। जो एप्पल फ्रेश नहीं होगा उसी को आप रॉटन एप्पल कहेंगे। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a fresh apple plus probability of not getting a fresh apple is always equal to 1। ठीक है, अब ये not getting a fresh apple को आप rotten apple लिख सकते हो। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है भाई, जो चीज फ्रेश नहीं है वो इसका मतलब रॉटन है। ठीक है,
probability of getting a fresh apple is given to us, it is 0.8. ये हमें फाइंड करना है, इसको मैं E नॉट कह दूं, इट इज इक्वल टू 1. P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8. कितना आ गया? 0.2. जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तभी आप परसेंटेज में रिप्लाई करिए. जब हम आपको पॉइंट्स में बात कर रहे हैं तो आप पॉइंट्स में बात करो. समझ में आ गया यहाँ तक? कुछ पूछना है? हाँ? 0.8 क्या? हाँ तो फिर वो फाइंड कर रहे हैं ना, 0.2 आया तो आंसर. हाँ दिया हुआ है ना, देखो क्वेश्चन पढ़ो ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फ्रेश एप्पल्स इज 0.8. गिवन है ना, ये फ्रेश एप्पल्स की प्रोबेबिलिटी 0.8 है. ठीक है, इतने चांसेस हैं, 80% चांसेस है कि हमें फ्रेश एप्पल ही मिलने वाला है. तो कितना परसेंट चांस है कि हमें फ्रेश एप्पल नहीं मिलने वाला है? 20%. फ्रेश एप्पल नहीं मिलना मतलब रॉटन एप्पल मिलना. समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखिए, डेफिनेशन है सैंपल स्पेस. हाँ, सैंपल स्पेस, जैसे अभी वर्ड्स पढ़ रहे हो ना आप, इवेंट्स, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऐसे ही सैंपल स्पेस. collection of all the possible outcomes, collection of all the possible outcomes of an experiment, जब हम किसी भी एक एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स को एक ब्रैकेट के अंदर कॉमास डाल के लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? उसका सैंपल स्पेस बन जाता है. अब हम इसके बाद सीधा प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने वाले हैं. तो प्रोबेबिलिटी मतलब मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करना है वो डिफाइन करेंगे अभी हम. ठीक है, तो उसके लिए आपको सैंपल स्पेस का पता होना जरूरी है. जैसे सपोज करिए हमने एक डाई को रोल किया, रोलिंग ऑफ अ डाई. कुछ सैंपल स्पेस आपको याद करने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो हम लिखवाएंगे आपको सारे. ठीक है, जैसे रोलिंग ऑफ अ डाई, एक डाई को रोल किया तो आपको मालूम है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है. सारे के सारे आउटकम्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए. ये क्या बन जाएगा? इसका सैंपल स्पेस बन जाएगा. आगे बात समझ में आ गया? इसको कहते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स. किसी भी एक्सपेरिमेंट के कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं, जो आप सोच पाए, जितना भी आप सोच पाए, वो सब उसके आउटकम्स होते हैं. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये क्या है? इसके सैंपल स्पेस. ठीक है, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, टेल और हेड. ठीक, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स टुगेदर, एक साथ में 2 कॉइन्स को टॉस किया, या फिर इसी सिचुएशन को कहते हैं एक ही कॉइन को लगातार 2 बार टॉस किया. ठीक है, दोनों सिचुएशंस को एक साथ लेकर के चलते हैं. 2 अलग अलग कॉइन है और उनको एक साथ में टॉस कर दिया, या फिर एक ही कॉइन को बिल्कुल लगातार 2 बार टॉस कर दिया. तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? हो सकता है पहले के ऊपर हेड आ जाए, दूसरे के ऊपर भी हेड आ जाए. हो सकता है पहले पर तो हेड आ जाए बट दूसरे वाले के ऊपर टेल आ जाए. हो सकता है पहले वाले के ऊपर टेल आ जाए, दूसरे के ऊपर हेड आ जाए, और हो सकता है दोनों के ऊपर टेल आ जाए. आगे बात समझ में? क्या ये दोनों इवेंट्स सेम हैं?
हाँ या ना? ये दोनों इवेंट्स क्या सेम हैं? नहीं। दो अलग अलग कॉइन्स है। एक कॉइन दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा, एक के ऊपर जो आउटकम आ रहा है वो दूसरे के ऊपर अफेक्ट नहीं कर रहा। समझ में आ रही है? तो दोनों कॉइन्स की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है। तो एक के ऊपर हेड आना, दूसरे के ऊपर टेल आना अलग चीज है, और इसके ऊपर टेल आना और उस पे हेड आना अलग बात है। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए ये दोनों के दोनों इवेंट्स जो है वो अलग हैं, सेम नहीं है। तो टोटल कितने आउटकम्स पॉसिबल है? 4 आउटकम्स पॉसिबल है। आगे बात समझ में? एक ही कॉइन को 3 बार टॉस कर दें या 3 अलग अलग कॉइन्स को एक साथ टॉस कर दें। टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन थ्राइस, 3 बार एक साथ। तीनों पर एच। देखो गड़बड़ करके लिखोगे ना तो कंफ्यूज जरूर होगे। जैसे जैसे पॉसिबिलिटीज बढ़ती चली जाती हैं तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ता है, ठीक है? उसको लिखने का एक पैटर्न सीख लो, अपने आप से सीख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 4 कॉइन्स का आप घर से खुद बना के लाएंगे। ठीक, देखिए जी 3 बार मैंने हेड लिखा। अब मैं क्या करूंगी, एक हेड को रिमूव कर दूंगी और इसकी जगह पर एक टेल डाल देती हूँ, ठीक है? तो मैंने 2 हेड रख लिए और एक टेल डाल दी। अब ये टेल किसके ऊपर है? थर्ड पे। अब ये टेल सेकंड पे भी तो आ सकती थी, फर्स्ट पे भी आ सकती थी, मतलब टेल को घुमा डालो। समझ में आई? हेड टेल हेड टेल हेड हेड। अब कोई पॉसिबिलिटी है? 2 हेड और एक टेल के साथ कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है? 2 हेड और एक टेल को लेके और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? नहीं। तो अब क्या किया था, पहले हमने एक हेड रिमूव किया था और उसकी जगह एक टेल डाला था। अब 2 हेड रिमूव कर दो और उसकी जगह पर टेल्स डाल दो। हेड टेल टेल। अब देखो हेड अकेला रह गया। अब ये पहले पर है, अब इसको दूसरे पर ले आओ, फिर इसको तीसरे पे ले जाओ, मतलब हेड की पोजीशन को चेंज करते चले जाओ। टेल हेड टेल 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 हेड। अब समझ में आ गया? ठीक है, पहले एक हेड रिमूव किया था, फिर 2 हेड रिमूव किए, अब तीनों हेड रिमूव कर दो, तो बचा क्या? टेल टेल टेल। कितने आउटकम्स हो गए टोटल? 8 आउटकम्स हो गए। आगे बात समझ में? इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ मेंबर्स इन सैंपल स्पेस। इसके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 4। इसके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? 2। आ गई बात समझ में यहां तक? ठीक है, अब यहां से मैं आपको एक चीज बता रही हूं, इसको बहुत ध्यान से समझना, 10th वाले तो बहुत ध्यान से देखिए। जा ये देखो, एक कॉइन को टॉस किया, एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया, एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किया, ठीक है? तो नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे चेंज होते हैं? जो सिंपल वाला कॉइन होता है ना, मतलब एक कॉइन जो सिंपल वाली सिचुएशन है उसमें कितने आउटकम्स थे? 2 आउटकम्स थे। जब उसी कॉइन को 2 बार हमने टॉस किया तो जो बेसिक आउटकम्स होते हैं उसको एज इट इज लिखते हैं ब्रैकेट में, और कितनी बार टॉस कर रहे हैं वो क्या बन जाती है? इसकी पावर। समझ में आया? कॉइन टॉस हो रहा है,
कितनी बार? 3 बार। तो इसका मतलब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो बेसिक आउटकम्स कितने रहते हैं? 2। कितनी बार टॉस किया? 3 बार। तो पावर कितनी आएगी? 3। 2 इंटू 2 इंटू 2, तभी तो कितना आया था हमारा आंसर? 8 आया। आगे बात समझ में? अगर आप 4 कॉइन्स को टॉस करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4, तो कितने आउटकम्स बनेंगे? 16। बना के लाइएगा घर से, ठीक है? इसी तरीके से सोचिएगा और बना के ले आइएगा। 16 आउटकम्स बनने चाहिए आपके। क्लियर है? रोलिंग ऑफ अ डाई ट्वाइस, एक ही डाई को लगातार 2 बार रोल करना, या फिर 2 अलग अलग डाइस को रोल करना। समझ में आए? ये मैं आपको अभी बनवा रही हूं, ये सारे क्वेश्चंस में आएंगे। रोलिंग ऑफ 2 डाइस। जब हमने एक डाई को रोल किया था तो सैंपल स्पेस में कितने मेंबर्स थे? 6। तो अब क्या होगा? 2 बार रोल हो रहा है तो 6 की पावर क्या हो जाएगी? 2। यानी कि कितने मेंबर्स बनने वाले हैं? 36 मेंबर्स बनने वाले हैं। 36 मेंबर्स को हम ऐसे नहीं लिख सकते ब्रैकेट्स में, इतना इजी नहीं है उनको सोचना। तो वो कैसे लिखने हैं वो मैं अब आपको सिखा रही हूँ, यहाँ तक नोट कर लो फटाफट से। नंबर ऑफ मेंबर्स इन सैंपल स्पेस, ये मैं सिर्फ इसलिए लिखवा रही हूँ कि पेपर में कभी लिखा हुआ आ जाए तो आपको पता हो कि ये क्या चीज है। आपको लिखना नहीं है कहीं पर इसे, बट इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लिया? अब मैं ये बनवाऊँ आपका सैंपल स्पेस, देखो कैसे बनाना है। देखिए बेटे, जब 2 इंडिविजुअल इवेंट्स जिनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, पहला डाई फेंका दूसरा डाई फेंका, ऐसा तो है नहीं कि पहले को देख के दूसरा कोई नंबर चेंज कर लेगा अपना, ठीक है? उस पे अपना आउटकम आएगा और उसके ऊपर अपना आउटकम आएगा। जब 2 अलग अलग इंडिविजुअल इवेंट्स चल रहे हो और वो एक दूसरे को अफेक्ट ना कर रहे हो, तो उनका सैंपल स्पेस बनाने का क्या तरीका होता है? जो हमारा सबसे पहला डाई है, 2 डाई है ना, तो पहले वाले डाई के जो आउटकम्स है उसको हॉरिजॉन्टली लिख लो, सारे आउटकम्स को। तो सारे आउटकम्स फर्स्ट डाई के लिख लो, 1 2 3 4 5 6, यही हो सकते हैं, ठीक है? सेकंड डाई के आउटकम्स को वर्टिकली लिख लो, 1 2 3 4 5 6। कुछ समझ में आया यहां तक? जो पहला इवेंट है उसके जितने भी आउटकम्स आपको पॉसिबल लगते हैं उसको हॉरिजॉन्टली, जो दूसरा इवेंट है उसके जितने भी आपको पॉसिबल आउटकम्स लगते हैं उसको वर्टिकली लिख लो। अब उसके बाद उठाते चले जाओ, फर्स्ट डाई का 1, सेकंड का 1 1,1, पहले का 1 दूसरे पे 2 1,2, पहले का 1 दूसरे का 3, पहले का 1 दूसरे का 4, पहले का 1 दूसरे का 5, पहले का 1 दूसरे का 6। क्या मतलब है? पहले के ऊपर फर्स्ट डाई के ऊपर 1 आ रहा है, दूसरे के ऊपर भी 1 आ रहा है। फर्स्ट डाई पर 1 आ रहा है, दूसरे वाले डाई के ऊपर 2 आ रहा है। फर्स्ट के ऊपर 1 आ रहा है, दूसरे के ऊपर 3 आ रहा है। 1 4 1 5 1 6। आगे बात समझ में? समझ में आया? अब हो सकता है पहले के ऊपर 1 आ जाए, दूसरे के ऊपर 1, पहले के ऊपर 2, दूसरे के ऊपर भी 2, पहले पे 2 3, फिर 2
4 2 5 2 6। समझ में आ गई? बनाओ टेबल पूरी। श्योर इवेंट मतलब पक्का क्यों? हाँ टाइम हो गया तो 1,1 है, मतलब क्या? श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर इवेंट का मतलब होता है ऐसा तो होना ही होना है, मतलब आपने दोनों डाई फेंके और दोनों पे 1 ही आ जाएगा। हाँ क्या ऐसा हो सकता है?